लो बेटा, आगे बढ़े। आज कुछ नया स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट। इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट यूनिट 1 कवर हो चुका है। इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट यूनिट 1 कवर हो चुका है। अगेन रिपीट करता हूँ, इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट यूनिट 1 कवर हो चुका है। ओनली प्रैक्टिकल पोर्शन बाकी है। उसके बाद पीओएम के अंदर हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखे। पीओएम के अंदर हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखे। उसका मटेरियल भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मेरा प्रोसेस हो चुका है, कंप्लीटिंग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बाकी है टाइपिंग का। और 3 सब्जेक्ट के मटेरियल तैयार हो चुके हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं ग्रुप में टाइमिंग डाल दूंगा आपको, मंडे कितने बजे आना है, बिकॉज मंडे के दिन एफवाई एसवाई सबको मटेरियल लेने बुलाया है। तो आप लोग अपने साथ साथ एक फोटोग्राफ लेके आए और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये लेके आए। अगर केस नहीं है तो आप गूगल पे, फोन पे, अकाउंट में कुछ भी कर दे। 1500 का आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है और आपको यहाँ से आके अपने मटेरियल कलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई आप लोग ऐसा मत समझना कॉलेज लेट स्टार्ट होगी तो लेट होगा। मैं मेरा पढ़ाना चालू रखूंगा। कॉलेज वाले कभी भी एग्जाम की डेट दे सकते हैं स्टार्ट करने के बाद। कॉलेज वाले कभी भी एग्जाम की डेट दे सकते हैं, तो मेहरबानी करके आप लोग पढ़ना चालू कर देना। मटेरियल आप पेमेंट करोगे ऐसे ही मिलेगा। 1500 लिए बिना मत आना बेटा, बिकॉज मेरे भी जेरोक्स वाले को दे चुका हूँ ऑलरेडी टाइपिंग का मटेरियल। क्लियर? तो आप लोग को पेमेंट करना है, मटेरियल लेने आ जाना है। टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा संडे तक, कल शाम तक। क्लियर? और एक फोटोग्राफ लाना मत भूलना, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन है, उसके हिसाब से इस बार अपनों को जो सिस्टमेटिकली जो फॉर्म फिलअप करना है वो करना पड़ेगा। अभी तक चल जाता था, इस साल नहीं चलेगा। आपको फॉर्म बनना है, स्टैंप लगेगा और आपको एक फोटोग्राफ भी लेके आना है। अगेन रिपीट करता हूँ, एक फोटोग्राफ 1500 रुपये का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आना है ना। आपको यहाँ से मटेरियल कलेक्ट कर लेना है। 3 सब्जेक्ट का मटेरियल आपको मिल जाएगा। दूसरे भी 1-2 सब्जेक्ट का मैं 1-2 दिन में आपको बुला के दे दूंगा। जैसे ही आपके हाथ में मटेरियल आ जाता है, मेरे उस दिन से 2 लेक्चर 3 लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे। तो आप लोग पढ़ना चालू कर देना। आज हम जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। एफवाई बीकॉम में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था अकाउंट के अंदर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। तो उसमें 3 टॉपिक थे। फाइनेंशियल अकाउंट जो ऑलरेडी आपने 11-12 में पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंट जो आपके लिए नया है, और तीसरा था इकोनॉमिकल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो भी नहीं आएगा, वो टीवाई बीकॉम में आएगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के पहले कॉस्ट अकाउंट की जरूरत क्यों है, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट की जरूरत क्यों है, तो उसके लिए पहले अपने फाइनेंशियल अकाउंट जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, समझेंगे कि अपना जो फाइनेंशियल अकाउंट लिखते हैं उसमें क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या तकलीफ है, जिसके वजह से कॉस्ट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो देखो हम देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing financial transaction in accordance with generally accepted accounting principle. अकाउंट की डेफिनेशन ये बोलती थी ना कि सबसे पहले नोंदणी करो, એના પછી વર્ગીકરણ, પછી એના પછી જે વ્યવહાર નાણાકીય લક્ષણ ધરાવતા હોય, ઘટના હોય કે વ્યવહાર હોય, જે નાણાકીય માપમાં હોય તેનું અર્થઘટન કરવું, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट था। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था? द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, thus financial account providing historical information and
एंड सो ओनली प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए जो अपना अकाउंट पड़ा वो अकाउंट के जरिए आपको इतना पता चल जाएगा कि धंधे में नफा कितना हुआ है और तुम्हारे धंधे की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मगर जब बिजनेस करते हो तो उनको ये जानना, बट मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न नीड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मगर जो मैनेजमेंट होता है उनको प्रॉफिट के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि भाई उनका खर्चा कितना हुआ है, उनको कौन सी जगह पे क्या खर्चा हुआ है। तो ये सब चीजों के बारे में भी उनको माहिती लेना जरूरी है। देखो कौन सी माहिती है, प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, यानी भाई हमने क्या खर्चा करा, कौन से चीजों पे खर्चा करा है, कौन से खर्चे ज्यादा हुए हैं, कौन सी चीज पे कितना कॉस्ट हुआ है, खर्चा लगा है ना, वो हिसाब से निर्णय लेना। Therefore, cost accounting was developed to fulfill the need of the management for the detailed information about the cost। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है उसको कॉस्ट अकाउंट दूर करता है। तो आप बोलेंगे सर लिमिटेशन क्या है, तो अपने FI बीकॉम में नहीं 11 कॉमर्स में पढ़ेला, नामाना गैर फायदा पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 1 के अंदर था पारिभाषिक शब्द के पहले, द वेरियस डेफिनेशन एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिव राइज टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कौन सी लिमिटेशन है डिटेल में जाने जैसा नहीं है। पहला पॉइंट आता है सो ओनली ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसका मतलब हाँ, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी अपने बात करें कि भाई जब तुम प्रॉफिट एंड फाइनल अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो तुमको ये पता चल जाता है कि भाई आपके धंधे में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मगर कौन से वस्तु पे कितना खर्चा लगा है उसकी इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए नहीं मिलती। तो फाइनेंशियल अकाउंट की पहली लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट गिव डेटा रिगार्डिंग कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, यानी कौन सा माल बनाने में, कौन सी मेथड में, कौन सी टेक्निक में, कितने वस्तु में कितना खर्चा लगा है, वो कॉस्ट अकाउंट के जरिए पता नहीं चलता। किसके जरिए, फाइनल अकाउंट के जरिए। इसके लिए सबसे पहली लिमिटेशन हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। दूसरी लिमिटेशन आती है हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि अकाउंट हमेशा लास्ट डे पे बनता है, पढ़ा था ना, 31/3/2018 रोज पूरू थतु व्यापार खातु, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 31/3/17 रोज पूरी थती पाकू सरवैयू। यानी फाइनेंशियल अकाउंट के जरिए आपको साल के एंड के अंदर ये पता चल जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब कब हुई है। मगर डे टू डे तुमने कौन से खर्चे करे, कौन से दिन खर्चा ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट पे खर्चा हुआ है, कैसा खर्चा हुआ है, किस प्रकार का खर्चा हुआ है, वो सब प्रॉब्लम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलती थी। ये तुम्हारी लिमिटेशन है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग डे टू डे कॉस्ट एंड ऑल्सो कंप्यूटिंग प्री डिटरमाइन कॉस्ट। क्लियर, समझ में आया? दो लिमिटेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है नो परफॉर्मेंस अप्रेजल। नो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या कि भाई इसके कोई अकाउंट बनाने के लिए सिस्टमेटिक रूल्स नहीं है। नॉर्म्स मींस रूल्स नहीं है। सिंपल है, बता दिया कि भाई ये फिक्स असेट है तो उसको तुम एज्यूम कर लो फिक्स असेट है। मगर फिक्स असेट कैसी है, लीज पे ली हुई है, रोकड़े में ली हुई है, सब चीजों के बारे में नहीं मालूम। कौन सी असेट पे कैसा घसाड़ा निकालना है वो नहीं मालूम। कौन से लेबर को कितना पगार दिया है, कौन से मजदूर को कितनी सैलरी दी है, कुछ पता चलता नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। चौथी लिमिटेशन आती है नो लेबर कॉस्ट कंट्रोल। इसका मतलब क्या, तो समझते, जैसे व्यापार खाते में आपने क्या लिख दिया, वेजिस 3 लाख रुपए,
प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिख दिया, सैलरी 8 लाख रुपए। बैलेंस शीट में तुमने क्या बता दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैनेजर रेम्यूनरेशन, मैनेजर का पगार 3,90,000 रुपए। तो भाई तुमने खाली रकम बोली, मगर 2 लाख रुपए मैंने वेजिस बोला, 6 लाख रुपए मैंने सैलरी बोली, 9 लाख रुपए मैंने मैनेजर रेम्यूनरेशन बोला। तो भाई इस मेरी कंपनी में तो 100 वर्कर है, 60 एम्प्लॉई है, 5 मैनेजर है, कौन से मैनेजर को कितना दिया, कौन से मैनेजर को कमीशन ज्यादा मिला, कौन से मैनेजर को एक्स्ट्रा बेनिफिट ज्यादा मिले, वो सब चीज तुमको फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। फाइनेंशियल अकाउंट में खाली रकम आ जाती है। कैसी रकम आ जाती है, जैसे वेजिस 1 लाख रुपए बराबर, सैलरी 2 लाख रुपए, सिर्फ उसके अंदर आपको ये पता चल जाता है, मगर कितना दिया है, किसको कैसा दिया है, वो फाइनेंशियल अकाउंट डिटेल में बताता नहीं है। तो ये तुम्हारी लिमिटेशन हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसी तरह तुम्हारा 5वां पॉइंट आता है, नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नो प्रॉपर का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो लिख देते मटेरियल, पर भाई मटेरियल भी तुमने एफआई बीकॉम में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो पढ़ा होगा। माल भी अलग अलग प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस अर्ध तैयार माल, फिनिश गुड पक्का माल, तैयार माल। तो कॉमन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अकाउंट के जरिए आपको क्लासिफिकेशन नहीं दिया जाता कि कौन सा खर्चा, खर्चा असेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंज होते रहता है, कौन सा खर्चा कंट्रोलेबल है, ये सब चीज आपको अकाउंट के जरिए नहीं पता चलती। समझ में आया? पॉइंट नंबर 6 नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, मगर शॉर्ट में बता देता हूँ कि फाइनेंशियल डेटा के जरिए खाली तुम बिजनेस की अमाउंट को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, मगर पर्सनली तुमको चेक करना है कि तुम्हारा कौन सा लेबर अच्छा है, कौन सा मटेरियल अच्छा चल रहा है, कौन सा मटेरियल अच्छा बिक रहा है, उसके बारे में आपको अकाउंट के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये भी आपका एक फाइनेंशियल अकाउंट का लिमिटेशन हो गया। 7वां पॉइंट आता है नो मटेरियल कंट्रोल, सबसे बड़ा लिमिटेशन। आपने खाली इतना लिख दिया फाइनल अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक शुरुआत नो माल, परचेज એટલે खरीदी, क्लोजिंग स्टॉक એટલે आखिर माल। मगर भाई उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल भी आ गया, मटेरियल के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस यानी अर्ध तैयार माल भी आ गया, मटेरियल के अंदर फिनिश गुड पक्कों का चौकाच कहते हैं पक्का माल, तैयार माल भी आ गया। तो वो सब चीज अपनों को फाइनेंशियल अकाउंट के जरिए पता नहीं चलती। तो ये सब तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंट की क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो तो बोलो। क्लियर? अब आगे बढ़ते कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट अकाउंट पढ़ने के पहले आपको कॉस्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो पहला आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या बोलते हैं? तो अपनी भाषा में कॉस्ट का मतलब खर्चा। क्लियर? अपनी भाषा में। मगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है? तो कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म का मतलब होता है पैसा, of the amount used for purpose of production of good or services। यानी सिंपल लैंग्वेज में वो लोगों ने क्या बोला है कि अगर आप कुछ माल का उत्पादक करते हो या माल प्रोड्यूस करते हो तो माल बनाने में जो जो खर्चा होता है, माल बनाने में जो जो खर्चा होता है, माल बनाने में जो जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर? The amount of expenditure may be actual or notional, it may be direct or indirect। इसका मतलब क्या होता है? हर प्रकार के खर्चे आ गए माल बनाने में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो तुमको यही सब्जेक्ट में आगे डिटेल में आएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? सेकंड टॉपिक देखते कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करने की जो टेक्निक है
जो मेथड है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो रीत है, उसको कॉस्टिंग बोला जाता है। देखो लिखा हुआ, इट इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। एसर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? नक्की करना, डिटरमाइन करना। टेक्निक रिफर टू एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द कॉस्ट टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन। ऑलरेडी ये तीन पॉइंट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन से? प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर? तीसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को लिखने की अकाउंट की मेथड। इट रिफर टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट। सेम चीज है जो अपन अकाउंट की डेफिनेशन में पढ़ेगा कि भाई सबसे पहले रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, खर्चों को अलग अलग तरीके से रिकमेंड करो, या ना फाइनल अकाउंट लिखो, कॉस्ट अकाउंट लिखो। इसी तरह यानी जैसे अकाउंट लिखने की मेथड है, जैसे कॉस्ट अकाउंट लिखने की जो मेथड है, जो टेबल है, जो टेक्निक है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आईएमपी, यहां से तुम्हारा चैप्टर सिलेबस चालू होता है। CAS1 जैसे अकाउंट पढ़ा था, उसमें क्या था? AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाम सुना था फर्स्ट सेमिस्टर में। तो CAS का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब CAS1 क्या है? तो CAS1 के अंदर कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय काउंसिल ऑफ आईस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे सीए की जो संस्था है उसको अपने क्या बोलते हैं? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह कॉस्ट अकाउंट की संस्था जो है, जो चलाती है, जो देखती है, जो रूल्स बनाती है, वो है इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब इंट्रोडक्शन क्या है? तो इसके अंदर वही बताया है कि भाई कौन से प्रकार के कॉस्ट होते हैं, खर्चे होते हैं धंधे में, और उसको क्लासीफाई कैसे करना है। देखो पढ़ता हूँ, इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ। These standards deal with principle of classification of cost for determining the cost of product or service। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है? ये अकाउंट स्टैंडर्ड आने के पीछे मकसद क्या है? कॉस्ट को क्लासिफाई करने के पीछे मकसद क्या है? तो एक ज मकसद है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी एकाग्रता मेंटेन रहे, एक मेथड से, एक तरीके से अकाउंट मेंटेन रहे, लिखा जाए। देखो देखते हैं। The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the classification of cost for disclosure and presentation in the cost statement। जैसा अपना फाइनल अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वैसा कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट स्टेटमेंट होता है। क्लियर? अब हम जाते हैं डेफिनेशन पे। कौन सी डेफिनेशन है? नाम पढ़ोगे आधी तो ऑटोमेटिक यूज लर्न हो जाएगी। पहला आती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी उत्पादक करवाना खर्चा, उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इट एक्सक्लूड इट एक्सक्लूड द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के खर्चे को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 आता है कॉस्ट। ऑलरेडी जो ऊपर डेफिनेशन पड़ी हुई है, कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, सेम है, कुछ नहीं है। उसके बाद आता है कॉस्ट सेंटर। क्या आता है? कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट सेंटर का मतलब भी हम सही तरीके से देखते हैं। एनी यूनिट, समझना, इसमें से एमसीक्यू बनेगा। ये 3 टॉपिक में से एमसीक्यू आएंगे।
ये 3 में से एमसीक्यू आएंगी, 1-2 एमसीक्यू तो मिलेंगे, समझने की कोशिश करना। एनी यूनिट ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी का मतलब बिजनेस, सिलेक्टेड विथ ए म्यू टू accumulate द ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। accumulate का मतलब बेगी करना। द यूनिट कैन बी डिवीजन, डिवीजन के मुताबिक ए बी सी डी, या डिपार्टमेंट के मुताबिक ए बी सी डी, या सेक्शन के मुताबिक, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के मुताबिक। यानी कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कॉस्ट को, जितने भी धंधे में कॉस्ट है उसको एक यूनिट में लेके आना, चाहे वो डिपार्टमेंट के हिसाब से हो कि भाई ये डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट इतना, ये सब एम्प्लॉय के ग्रुप का कॉस्ट इतना, ये डिवीजन का कॉस्ट इतना, ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का कॉस्ट इतना, तो अक्खे कॉस्ट को एक यूनिट में लेके आना। क्लियर। दूसरा आता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनी एक्टिविटी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉस्ट हो, कस्टमर हो, प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, फिर कोई भी हो, फॉर विच कॉस्ट आर एज सर्टेन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कि भाई कॉस्ट अकाउंट लिखने पीछे के मकसद के ऊपर पड़ा कि भाई तुमको ये नक्की करना है कि भाई एम्प्लॉय पे कितना खर्चा लगेगा, मटेरियल पे कितना लगेगा, प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना लगेगा, कोई प्रोडक्ट बनाने में कितना लगेगा, कोई प्रोडक्ट का प्रोसेस करने में कितना लगेगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है कॉस्ट यूनिट, सेम चीज है, कुछ नवा नहीं है। कॉस्ट यूनिट इज जनरली अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस एंड प्रैक्टिस। जैसे लाइट किस में मेजर होती है, मेगावाट लिखा हुआ है। सीमेंट किस में मेजर होता है, मिलियन टन। ऑटोमोबाइल किस में मेजर होता है, नंबर्स में। लिक्विड किस में मेजर होता है, लीटर में। समझ में आया। यानी कॉस्ट यूनिट का मतलब वो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो जो धंधे में हो, तो उसको तुम किस में मेजर करते हो, कौन से यूनिट में लेते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आप केमिकल इंडस्ट्री में हो ना, आप लिक्विड बना रहे हो तो आप लीटर में मेजर करोगे। अगर आप नट बोल्ट बना रहे हो, नट बोल्ट, तो उसको तुम नंबर में मेजर करोगे। बराबर। अगर आप कोई ऐसी वस्तु बना रहे हो जो डजन में आती है तो उसको तुम डजन में मेजर करोगे। तो कंडीशन क्या हो गई, कॉस्ट यूनिट का मतलब तुम उसको रिकॉर्ड किस प्रकार करते हो। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन सेशन कंप्लीटली ओवर होता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। क्लियर। अगेन वही चीज आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंडे, हाँ उस दिन भी मैंने बोला था भाई जिसकी जूनी फी बाकी है वो तुम क्लास चालू हो उसमें सेट करना। मैं 1500 करंट सेमिस्टर के मांग रहा हूँ। क्लियर। फिर कोई आके ऐसा बोले लो सर 1000 रुपए जूनी फी पकड़ो, तो भाई वो मैं नहीं लूंगा। आपको 1500 करंट ईयर के देने, क्योंकि मेरे को भी सब सबमिटिंग करना है। क्लियर। जिसकी जूनी फी बाकी है वो अपने चालू साल में आगे पीछे 500 500 1000 1000 करके एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर। चलो बाय, टेक केयर।